नमस्कार। एक नया वीडियो सप्ताह के अंत में छुट्टी के दिन में बना रहा हूं। थोड़ा फ्लू में बोलूंगा क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के कभी भी नहीं बोलता हूं। डेटा जरूर लिखे हुए होते हैं, रिपोर्ट बनी हुई होती है, जनरल बातें जो मन में आती है वो बोल जाता हूं। तो वीडियो अगर बड़ा भी हो जाए तो बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनिएगा। आपके मतलब की बात नहीं लगे तो डिलीट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं भी खुद आश्चर्य में हूं कि उस वीडियो में 1500 से ऊपर व्यूअर आए हैं। मतलब मेरे को खुद को भी लगता है कि ये चमत्कार या ये कमाल कैसे हो गया। ये वीडियो है दोस्तों 4 दिन पहले जो मैंने बनाया था। 21 मिनट का वीडियो था दोस्तों। उसमें 1500 व्यू आए हैं। 1500 व्यू, ये बहुत कमाल हुआ है। और दूसरी बात आपको बता दूं, पिछले 7 या 8 दिनों में या मैक्सिमम पकड़ लीजिए 10 दिनों में, मैं अभी डेटा देख के नहीं बैठा हूं, इस परिवार में 90 सदस्य नए जुड़े हैं। 8 या 10 दिन में 90। टोटल मेरे सब्सक्राइबर की संख्या हो गई है 2040। मेरे लिए ये बहुत बड़ा फिगर है। किसी के लिए 2 लाख भी कम होता होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा फिगर है। अब कई लोग हंसेंगे कि 5 साल में 2040, लेकिन आप ये भी देखिए 10 दिन में 90। ये सब्सक्राइबर की गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं फर्क पड़ेगा आपके बैंक बैलेंस पर, फर्क पड़ेगा आपकी अपनी संतुष्टि पर। दोस्तों, आपको एक बात बहुत आराम से बता देता हूं। कई लोगों को लगता होगा कि मैं स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा हूं। लोग घूमते हैं वीडियो पे, वहीं पर 2-2 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर मिलेंगे जो दिन भर में 5-5 स्टॉक टिप, एक वीडियो में 10-10 स्टॉक टिप्स दे रहे हैं। और मैं बहुत दावे के साथ आपको ये बात बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में हम यूट्यूबर्स की तो वाट लगेगी ही लगेगी। मैं हम यूट्यूबर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड हो गया इसका मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं, जबकि सेबी रजिस्टर्ड वालों पर तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो चाहे यूट्यूबर हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे मीडिया पर हो। आप सब जाके देखिएगा सेबी की वेबसाइट पर 2 या 3 दिन पहले जो एक सर्कुलर रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए आया है, उसमें बहुत से लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसमें से शायद मैं भी हो सकता हूं। मैंने अपने कंप्लायंस ऑफिसर को कहा है पूरा सर्कुलर खूब आराम से पढ़ लो, समझ लो, फिर अपने 1-to-1 बैठ के एक एक पॉइंट मेरे को बता दो। दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, KYC नो योर क्लाइंट मुझको करना पड़ेगा।
जब आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, नो योर क्लाइंट बैंक वाला केवाईसी करता है। जब आप कोई इंश्योरेंस लेने जाते हैं, वहां पर भी इंश्योरेंस वाला भी आपका केवाईसी करता है। ब्रोकर के अकाउंट खोलते हैं, वो भी केवाईसी करता है। अब हम लोग साधारण रिसर्च एनालिस्ट वालों को भी केवाईसी करना होगा। होगा क्या? कुछ भी नहीं। मेरे पास ये जैसे ही सर्कुलर आया, 3 फोन आ गए बॉम्बे से कि सर हमारी संस्था आपका केवाईसी का काम कर देगी, 20,000 रुपया साल का लेंगे। ये मैं सही मायने में समझता भी नहीं हूं केवाईसी क्या होगा, लेकिन ये समझ में आया कि KRA इसका फुल फॉर्म मुझको भी नहीं मालूम है। वहां पे मुझको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं और अब मेरे ऊपर भी केवाईसी का नॉर्म्स आ गया, तो आप मुझको अपने यहां पे रजिस्टर्ड कीजिए। उनके यहां पे रजिस्टर्ड होऊंगा तब मुझको क्लाइंट की पूरी डिटेल मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुझको जो समझाया गया, जो फोन आए बॉम्बे से और जहां से, कि सर आपकी वेबसाइट पर एक बटन और एक क्लिक हम लगा देंगे, जैसे ही आपका क्लाइंट वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, आपको उसका केवाईसी ऑटोमेटिक KRA से मिल जाएगा और वो रिकॉर्ड आपकी वेबसाइट पे पड़ा रह जाएगा। मैं पूछता हूं क्या जरूरत है हमको केवाईसी की? और जब एक आदमी, उसका डीमैट अकाउंट भी है ही और वो काम कर रहा है, फिर हमको भी उसका केवाईसी रखना क्या जरूरी है? कोई बात नहीं है, सिस्टम बोलेगा तो रखना ही पड़ेगा। उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब देखिए, कई साधारण लोग हैं जो बिना वेबसाइट के भी रजिस्ट्रेशन का करा करके अपना ईमेल पे और व्हाट्सएप पे और SMS पे मैसेज भेज रहे हैं। अब सिस्टम बोलता है नो, हर रिसर्च एनालिस्ट को अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। एक एक वेबसाइट बनाने में दोस्तों 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपये का खर्चा आता है। उसका मेंटेनेंस का खर्चा अलग आता है। अभी तक से भी ये नहीं समझा, 10 साल में, 11 साल में सिर्फ 1463 परसों थे। अब ये रूल के बाद कितने सरेंडर करेंगे? 60-70 हजार रुपया एक वेबसाइट बनाने का लगता है। उसके बाद मेरे 10 क्लाइंट है कि मेरे 50 क्लाइंट है, 1 से लेके 150 तक अगर मेरे पास क्लाइंट है, तो मुझको 1 लाख रुपया अलग से कहीं डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अब जिसके 15 क्लाइंट भी हैं साल भर में, या 50 क्लाइंट भी हैं, उसको 1 लाख रुपया तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे ये संख्या बढ़ के 5 लाख तक पहुंचेगी दोस्तों। मतलब 5 लाख रुपया तक अलग रखना पड़ेगा। तो अब सोचिए, मैं पहले वेबसाइट वाले को पैसा दूं, उसके मेंटेन करने का पैसा मैं वेबसाइट वाले को दूं, पहला खर्चा। KRA वाले को जो मेरा KYC करेगा उसको दूं, दूसरा खर्चा। फिर जो मेरा कंप्लायंस का काम करेगा, उनकी फीस भी बहुत तगड़ी होती है। मेरा चाहे 1 क्लाइंट है या 10 क्लाइंट है, साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको भी देना पड़ेगा। 3 तो मेरे खर्चे हैं। ये 3 तो मुझको करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा और क्या खर्च आएंगे वो देखिए। फिर उसके बाद साल में 2 ऑडिट मुझको करवानी पड़ेगी, ऑडिटर का खर्चा। फिर क्या क्या सर्टिफिकेट मुझको लेने पड़ेंगे, ऑफिसर रखना पड़ेगा, कितने एग्जाम करने पड़ेंगे।
इन सब बातों से कहीं तो डर लग रहा है कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, और इसमें चूक गए तो सेबी की पेनल्टी आपके ऊपर अलग आ जाएगी। तो ये मेरे को तो जो लग रहा है, मैं अपने अनुभव की बात बोल रहा हूं, आप लोगों के मतलब की बात नहीं होगी। फिर क्वालिटी आप लोग को कहां से मिलेगी? फिर घूमते रहिए ये यूट्यूबर्स के पीछे, ट्विटर्स के पीछे, और जब इन पर गाज गिरेगी, ये भी मैदान छोड़ के भागेंगे। आज जो हमारे यूट्यूब पर 1,00,000 2,00,000 लोग कमा रहे हैं, फिर ठाकुर एक फौज नई खड़ी कर देगा। आने वाला वक्त मुश्किल का आ रहा है, ये बात मैं बता देता हूं। एक प्रदीप सुरेखा यूट्यूब चलाएगा या नहीं चलाएगा, प्रदीप सुरेखा रजिस्टर्ड एनालिस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, 145 करोड़ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19 करोड़ डीमैट अकाउंट हो रहे हैं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब उनको नहीं पड़ेगा तो प्रदीप सुरेखा को भी क्या फर्क पड़ेगा? 7 किलो अनाज तो सरकार दे ही देगी ना। लेकिन हो क्या रहा है, इसको आप लोग समझिएगा दोस्तों। ये तो एक बात, मैं इसमें अपने आप को कहां तक चेष्टा पूरी करूंगा कि मैं इसको अंत तक, अंजाम तक लेके जाऊं, लेकिन इतने झमेलों में अपना काम करूंगा, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, और इसका पूरा असर मेरी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग पर भी पड़ रहा है। तो वहां जो नुकसान हो रहा है वो भी मुझको भुगतान करना पड़ेगा। तो इतना मैं रिसर्च एनालिस्ट में कितना बड़ा पैसा कमा लूंगा, आप लोग सिर्फ कल्पना कीजिएगा। और जिनको जो करना है वो करके निकल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर फिर अभी केतन पारीख जी, मैं जी बोल रहा हूं, नाम आया। कल या परसों सुन रहा था, एक म्यूचुअल फंड के ऑनर ने सेबी के साथ सेटलमेंट के लिए लेटर दिया कि आप मेरे साथ सेटल कर लो। अब ये नियम भी आप समझ लीजिए, मैं कोई भी गंदा काम कर लिया, वो चाहे फ्रंट रनिंग हो, इनसाइडर ट्रेडिंग हो, जो भी हो, और सेबी मुझको पकड़ती है और मुझको कुछ भी बोलने के पहले कि आपका ये पेनल्टी होगा, ये प्रूव हो गया, वो हो गया, मैं उससे पहले ही अगर सेबी को बोल देता हूं कि आप सेटल कर लो, तो सेबी आपके साथ एक सेटलमेंट कर लेगी। ये जरूरी नहीं है कि करेगी, लेकिन कर लेगी। मैं नहीं जानता हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा। बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, बहुत नाम था। वो अभी कुछ दिनों पहले, महीनों, 2 महीना, 3 महीना पहले फ्रंट रनिंग में पकड़े गए। पहले तो बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे स्टाफ ने किया होगा, मैं देखता हूं इतनी बड़ी टीम है, ये है, वो है। लास्ट में सेबी की रिपोर्ट कहीं से लीक हुई या रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि नहीं, आप खुद कर रहे थे। ये सेबी का कहना, मेरा नहीं। प्रदीप सुरेखा खुद कर रहा था, उसकी ऑफिस एक शहर में, वो किसी दूसरे शहर में बैठे अपने ब्रांच मैनेजर को या अपने सीनियर ऑफिसर को बता रहा था कि मैं ये ऑर्डर देने जा रहा हूं। मतलब डायरेक्ट वो फायदा ले रहे थे। वो फंड मैनेजर डायरेक्ट फंड का सौदा करने से पहले अपना सौदा करवा रहे थे। वो एक शहर में थे, दूसरे शहर में अपने किसी ऑफिसर को बोल रहे थे, फिर वो ऑफिसर क्या कर रहा था, फिर सौदे होते थे, फिर फंड में सौदे होते थे। आपके हमारे पैसों की तो ऐसी तैसी ऐसे हो रही है। अब वो बैठ रहे हैं कि सेटलमेंट कर लो। मतलब ये वही काम हो गया, पुलिस किसी को किसी गुनाह में पकड़ लेगी,
उसको कोर्ट में पेश करने के पहले अगर वो गुनाहगार पुलिस को बोलता है, यार क्यों इधर उधर जाता है, कोर्ट कोर्ट कचहरी करता है, क्यों मेरे को फंसता है, क्यों तू करता, आजा दोनों बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। ये एकदम वही काम है, ये है हमारे देश का सिस्टम। ये मुझको अभी पता चला है, कल या परसों, ये खबर भी मीडिया में है, आप सुन लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा। मैं पकड़ा गया, अब मैं पुलिस को बोल रहा हूं सेटल कर लो। सेटल करने का मतलब क्या होता है? मैं रिश्वत ही तो दे रहा हूं पुलिस को। ये है हमारे देश का सिस्टम। आ जाइए दोस्तों, अब बाजार पर आते हैं। स्टॉक का नाम कम दे रहा हूं या क्यों दे रहा हूं? अब ये नए नियमों से मैं और बाहर हूं, तब तो आपको स्टॉक के नाम दूं। जरा सी चूक हो गई तो आपको तो नाम मिल गए, आप तो 1000, 2000, 5000 कमाओगे, मेरे पे 1 लाख 2 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। कितना मेंटेन करूंगा? और जो बांट रहे हैं उनका तो अब आपको बोलूंगा तो फिर लगेगा कि सर सुरेखा जी सिर्फ दूसरों की ही बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आपको कह रहा हूं, 9 दिसंबर हिस्टोरिकल डेट हो गई यूट्यूब की दुनिया में। हिस्टोरिकल डेट आपको मानना पड़ेगा। 9 दिसंबर को एक यूट्यूबर प्रदीप सुरेखा सुबह सुबह बोल रहा है, जबकि 6 दिसंबर को फ्राइडे की क्लोजिंग थी 24,677, 7/8 को छुट्टी थी। अब प्रदीप सुरेखा 9 तारीख को आकर बोल रहा है बाजार को ऊपर टिकाना बहुत मुश्किल होगा। वहां से बाजार 24,677 फ्राइडे की क्लोजिंग, 2 हफ्ते ही तो हुए होंगे, 3 हफ्ते हुए होंगे, 4 हफ्ते हुए होंगे, 5 हफ्ते हुए होंगे, 1 महीना ही तो हुआ है। 9 दिसंबर से वापस आप आ जाइए 10 जनवरी, 1 महीना। कहां पर है बाजार की क्लोजिंग कल की? 23,526। उस फ्राइडे से इस फ्राइडे की क्लोजिंग मिला लीजिए दोस्तों, 24,677 से 23,526, 1150 पॉइंट तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बाजार नीचे आ गया। प्रदीप सुरेखा क्या हवा में बात कर दिया था? नहीं, 23 साल के कैरियर में हवा में ये सब बातें नहीं किया, और कोई भी बात भी किया हो तो हवा में नहीं किया। आगे भी आपको बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है, आप समझ जाओगे, आपके पैसे बच जाएंगे। हवा में नहीं कर रहा था। जो लोग भी टेक्निकल समझते होंगे, टेक्निकल जानते होंगे, वो जा करके देखिएगा कि 6 दिसंबर वाले सप्ताह में और 6 दिसंबर को, दोनों में फर्क है, एक वीकली और एक डेली। उस दिन टेक्निकल सेटअप क्या क्या थे, कहां पर आरएसआई थी, कहां पर बोलंगीर बैंड था, कौन सा एवरेज था, सब कुछ को आप जाकर के देखिएगा। थोड़ा दिमाग अगर आप शिद्दत से टेक्निकल करते हैं तो बाजार उसी समय बोल रहा था, मेरे बाप मैं ऊपर नहीं टिकूंगा, मत खींचो मुझको। बाजार वहीं बोल रहा था। और आज आपके सामने, चलिए मैं कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा हूं, कोई आपके सामने मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं कि हवा में बात नहीं करता था। आ जाइए दोस्तों, निफ्टी का लाइफ टाइम हाई बना हुआ है 26,277। लिखिए पेन एंड पेपर पर, जो टेक्निकल करते हैं वो
26,277 के हाई के बाद बाजार में लो बना था 23,263। 3,000 पॉइंट करीब करीब निफ्टी गिर चुकी थी। इस 3,000 पॉइंट का 50% रिट्रेसमेंट, बहुत आपको स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे समझाई जाती है, मैं भी समझा रहा हूं। 3,000 पॉइंट का 1,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट 23,263 कितना होगा दोस्तों? 24,763। मैं अंदाज से 1,500 पॉइंट जोड़ रहा हूं। 23,763 बाजार का 5 तारीख को बाजार का हाई बन चुका था 24,857, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर बाजार जा चुका था। और वो जो कैंडल 5 तारीख की बनी थी वो थोड़ी सी एबनॉर्मल कैंडल थी, और उस दिन ऊपर से बाजार नीचे भी थोड़ा आया था। अगर बाजार में दम होता तो दूसरे दिन उसमें फॉलो अप क्यों नहीं आया? 6 तारीख को क्यों नहीं आया फॉलो अप? और फिर जाकर के देखिएगा 5 तारीख और 6 तारीख की आरएसआई। जो लोग आपको खूब आरएसआई की स्ट्रेटेजी समझाते हैं वो खुद भी नहीं समझे थे कि 5 तारीख और 6 तारीख की आरएसआई में क्या था। ध्यान से देखिएगा। उसी को लेकर मैंने कहा था बाजार को टिकना मुश्किल होगा। और 9 तारीख के बाद बाजार में 13 तारीख को 500-600 पॉइंट का उछाल आया। मुझको भी जूते पड़ गए कि सर आपका कॉन्फिडेंस नहीं था निफ्टी पर, आप गलत हो गए। एक दिन में गलत और सही चुटकियों में यह काम नहीं होता है। एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो विनोद बाबू, ऐसे बजती है ना चुटकी। चुटकी लगी आप लोगों को बोलने में। आज कहां खड़े हैं? 3-4 दिन पहले भी बोला था कि 450 तक तो हम आएंगे ही, उससे भी नीचे। और आज भी आपको बोलता हूं मेरे सामने कोई डेटा नहीं है। ये जो नवंबर का लो है, अब बोल रहा हूं, ये 23,263 भी टूटने की संभावना पूरी बन गई। बाकी सारे डेटा लेके आपके साथ सोमवार को सुबह ही आऊंगा। ये वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, आपको कुछ बताने के लिए। लोग बोलते हैं ना कुछ सिखाइए। 23,263 नवंबर का लो भी टूटेगा। इसके भी कारण बता दूंगा कभी आगे। खूब बोल रहा था 8-9 तारीख तक बाजार कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं गया। इतना ही दम था तो बाजार वापस 50% रिट्रेसमेंट पर क्यों नहीं टिका? और ये बात तो 9 दिसंबर छोड़िए, 6 महीने से बोल रहा था ना कि पर्दे के पीछे देखिए। जब सब लोग ये बात बोलते हैं, बाजार में लिखी लिखाई एक इबादत है कि बाजार को आगे का दिखता है, तो हमको आपको नहीं दिखता था हमारी इकोनॉमी के क्या फिगर होंगे और क्या हाल होंगे। 6.2 और 5.2 और क्या क्या इकोनॉमी हो गई, ये किसी को नहीं दिख रहा था। और देखिए हद तब होती है कि अभी भी इकोनॉमी की ये हालत है। मेरे को इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो अपने घर की इकोनॉमी से मतलब है। देश की इकोनॉमी से मेरा क्या भला होना है? इस उम्र में भी अगर मुझको बोला जाएगा बंद करो अपना धंधा, कौन सुनेगा? बात कही जा रही है ईज ऑफ डूइंग की। ये ईज ऑफ डूइंग है?
मैं सिर्फ अडानी पोर्ट चार्ट पे लिख लिया, देख लिया, लोगों को बोल दिया, उसका पूरा रिकॉर्ड रखूं? उस पे किसको किसको मैंने कहा उसका रिकॉर्ड रखूं? आज एक आदमी आएगा 1500 रुपया देके चला जाएगा, साल भर उसका आता पता नहीं है, उसकी पूरी जन्म कुंडली मैं रखूं? उसके पीछे 1 लाख रुपया अलग मैं रखूं? तो मेरे को देश की इकोनॉमी से क्या मतलब, मेरे को अपने घर की इकोनॉमी से मतलब है। और अभी भी मीडिया चैनल पे ये सो कॉल्ड, अरे 23 साल का अनुभव तो मुझको भी है, और आप तो मेरे बहुत बाद में आए हो, थोड़े पॉपुलर हो गए क्योंकि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आप स्मार्ट हो, आप थोड़े से यंग हो, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करके अब अपना यूट्यूब चला रहे हो। अभी भी आके बोलते हैं अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, 5 साल 10 साल के लिए पैसे लगाइए। कैसे भरोसा करेंगे? अब भी कैसे भरोसा करें कि ये इकोनॉमी और नीचे नहीं जाएगी? आप फिर बोल रहे हैं आके पैसा लगाइए। कैसे भरोसा करूं मैं? ये इकोनॉमी को वापस 7 पे आने दीजिए, 8 पे आने दीजिए। फिर अगर मैं ये बात बोलूं कि दोस्तों अब इंडिया की इकोनॉमी रिवर्स कर रही है, आइए अब पैसा लगाइए, पैसे बनेंगे, मैं अब भी ये बात करूं। गवर्नमेंट का फोरकास्ट आ गया 2025 में 6.2 6.4, उससे बेसी की तो बात अभी सरकारें नहीं कर रही है। और हमको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, 8 की 6 हो गई और हमको ग्रोथ दिख रही है। इसको बोलते हैं माल पहनाना, टोपी पहनाना, आपको लूटना, क्योंकि वो बोल के जाएंगे तभी तो आप उनके क्लाइंट बनेंगे। प्रदीप सुरेखा तो साला एक स्टॉक ही नहीं बताता है, उसके तो सब्सक्राइबर ही 5 साल में 2000 बनेंगे। बेवकूफ है, उसको यूट्यूब चलाना ही नहीं आता है। अगर आपको भी दोस्तों इन सब बातों पे भरोसा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी होगी, अच्छी होगी, आज के दिन तो नहीं है। अगर आपको आज के दिन भरोसा है तो लगाइए पैसा, और फिर ये बर्दाश्त है कि ये 5वीं हो जाएगी तो आप रोएंगे गाएंगे नहीं, अपने कपड़े नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि आपको भरोसा है 10 साल बाद ये 9वीं होगी। लगाइए पैसा, जरूर लगाइए। बर्दाश्त नहीं है हमारे आपके जैसे रिटेलर्स को, 300 का स्टॉक 280 होता है, हम जहां तहां मुंह मारते फिरते हैं, इस यूट्यूब पर, उस ट्विटर पर, उस इंस्टाग्राम पर, उस टीवी चैनल पर, कि मेरा स्टॉक 300 हो गया, 300 में लिया था 280 हो गया, अब क्या करूं? उसी समय तो मुंह मारने लगते हैं। आपको बर्दाश्त है 1 साल का? इतना आसान नहीं है दोस्तों, बैठकर हम कुछ भी बात कर दें, किसी का कुछ भी मजाक उड़ा दें। मैं आपको अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। बहुत एक उदाहरण देता हूं, उसको मैं बहुत आजमाने की चेष्टा करता हूं, करता आ रहा हूं, लेकिन बीच बीच में लड़खड़ा जाता हूं। आज एक कई दिनों बाद एक मोटिवेट करने की बात, एक जिंदगी की सच्चाई आपको बता रहा हूं। वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, मैं खुद भी उससे भटक जाता हूं, मैं जानते हुए भी भटकता हूं। आप भी अगर अपना लेंगे तो कुछ जिंदगी जरूर अच्छी हो जाएगी। दोस्तों एक हिंदी का शब्द है दर्पण। आपके हमारे सबके घरों में आज से नहीं बरसों से लगा हुआ होगा दर्पण, जिसको शीशा या ग्लास कहते हैं। सबके होगा, और बचपन से हम दर्पण देखते आए हैं, और दर्पण में खुद को देखते आए हैं, और खुद को देख के खुश होते हुए भी आए हैं। आए हैं ना दोस्तों?
समझ गए? हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर, इस बात को मैं बहुत पहले से अपना रहा हूं, आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन अपनाना तो बहुत दूर है आप लोगों के लिए। अब अगर अपनाएंगे तो भी कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ सुकून मिलेगा। मैं बहुत दिनों से अपनाने की चेष्टा करते हुए भी पूरी तरह नहीं अपना पाया। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना दोस्तों, तो दर्पण में जो दिखता है सामने वाला शख्स, फिर बोल रहा हूं खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जो सामने वाला शख्स दिखता है उसके बाल बहुत बिखरे बिखरे और खराब और इधर उधर उसके बाल दिखते हैं। हम क्या करते हैं? हम कंघा लेकर उस दर्पण में दिखने वाले आदमी के बाल बनाने जाते हैं या अपने बाल बनाते हैं? फिर समझिएगा, लोग बोलेंगे सर फर्क क्या है, दर्पण वाले का क्या है, हम अपना ही तो बनाएंगे। जो समझदार होंगे वो समझिएगा इस बात को, हम उस दर्पण वाले के बाल संवारने नहीं जाते हैं, हम अपने बाल संवारते हैं। उस दर्पण में दिखने वाले आदमी का चेहरा थोड़ा मैला मटमैला दिखता है तो हम उस दर्पण वाले का मुंह धोने नहीं जाते हैं, अपना मुंह धो के क्रीम पाउडर लगा के अच्छा दिखते हैं। उसके कपड़े अच्छे नहीं दिखते हैं तो हम उसके कपड़े नहीं बदलते हैं, अपना बदलते हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हैं? ये पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया दर्पण है। उस दर्पण में तो आप ही दिख रहे हैं, मैं ही दिख रहा हूं और मैं ही अपने आप को ठीक कर रहा हूं। मैं दर्पण वाले प्रदीप सुरेखा के बाल नहीं ठीक करता हूं। वैसे ही जिंदगी में आपके सामने उस दर्पण में जो आदमी आता है आप उसके बाल संवारने जाओगे, कभी नहीं संवार पाओगे। आप कभी जाते हो, आपके सामने जो आदमी खड़ा है उसके बाल बिखरे हुए हैं, आप क्या उसके बाल बनाने जाते हो? बिखरे हुए हैं तो उसके हैं। दर्पण में आपको जो दिखता है तब आप अपने बनाते हो। दर्पण आपको यही बता रहा है छोड़ दे जो दिख रहा है, खुद को संवार ले। इसी तरीके से जब दुनिया आपको दिखेगी तो आप दुनिया को नहीं संवार सकोगे, न आप किसी के बाल संवार सकोगे, न किसी का चेहरा साफ कर सकोगे, न किसी के कपड़े बदल सकोगे। आपको अपने आप को ही संवारना पड़ेगा, अपने आप को ही साफ करना पड़ेगा। मैं इसको अपना रहा हूं। कई लोगों को लगेगा सर फिर आप ये 4 साल 5 साल 7 साल क्या बोलते थे? मैं किसी को संवारने की बात नहीं करता था। मेरे सामने इस दुनिया के दर्पण में जो दिख रहा था वो मैं बोलता था और अपना चेहरा भी दुनिया को दिखाता था कि देखो एक चेहरा ये है और एक चेहरा ये है, तुलना आप करो। मैं उन चेहरों को सुधारने नहीं गया और न जिंदगी में मैं सुधार पाऊंगा। किसको किसको मैं सुधारूंगा? मैं तो अपने ही बाल जो बचे हुए हैं इनको ही संभाल लूंगा और इनको ही संवार लूंगा तो बहुत है। दर्पण वाले प्रदीप सुरेखा को मैं जिंदगी भर ठीक नहीं कर सकूंगा। तो दोस्तों कभी इस पे मत जाइए, यूट्यूबर वाले प्रदीप सुरेखा को मत बोलिए कि तू गलत हो गया। आप देखिए आपने समझा क्या, आपने देखा क्या, और गलत हो गया तो वो हो गया, आप अपने आप को ठीक कर लीजिए ना।
अब मेरे ऊपर भी ये बात लागू होती है, मैं कई बार सामने वाले के लिए भी बोल जाता हूं। अभी बहुत चेष्टा कर रहा हूं, मेरे लास्ट के 100-200 वीडियो उठा के देखिए, मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। आप जो भटक रहे हैं ना कि स्टॉक मिल जाएगा, हम पैसा कमा लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, दोस्तों 2 मिनट में किसी स्टॉक की एनालिसिस नहीं होती है। इसी हफ्ते में, फिर ध्यान से सुनिए, इसी हफ्ते में कल्याण ज्वेलर्स नाम के एक स्टॉक का अपडेट आया। अपडेट मतलब क्या होता है? हर बड़े बैंक, हर बड़ी कंपनी, हर बड़े ऑटोमोबाइल वाले अपना एक देते हैं कि हमारा इस महीने में ये बिजनेस ऐसे ऐसे हुआ। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं देते हैं, कोई क्वार्टरली देता है। इसी में कल्याण ज्वेलर का एक अपडेट आया कि हमने पिछले 1 महीने में या पिछले 3 महीने में ये किया, हमारी ये सेल बढ़ गई, हमारी वो बढ़ गई, हमारा ये मार्जिन बढ़ सकता है, इतने स्टोर खोल लिए, इतने स्टोर और खोलेंगे, अलाना पलाना ढिमकाना। जितना कल्याण ज्वेलर को अपने बारे में बोलना था, कल्याण ज्वेलर बोल गया। वो गलत बोल गया या सही बोल गया, ये मुझको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बहुत प्रशंसा कल्याण ज्वेलर अपने व्यापार की कर गया। अपडेट सिस्टम के हिसाब से वो दे दिया, बहुत अच्छी बात। रात को अपडेट आता है पहले दिन, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे, 8:30 बजे सारे पढ़े लिखे लोग, पूरी कायनात लग गई, आह कल्याण ज्वेलर का अपडेट बहुत बहुत अच्छा, अनेक भालो, खूब भालो। भालो मतलब हमारे यहाँ बंगला में बहुत अच्छा। कोई बंगाली अगर बोलता ना, प्रदीप सर खूब भालो, कल्याण ज्वेलर से अपडेट खूब भालो, लग गई पूरी कायनात, खूब अच्छा, बहुत अच्छा अपडेट। अब कल्याण ज्वेलर की बातें, अब इसका शेयर प्राइस बेचना तो है ही नहीं, इतना नीचे करना, इसका नीचे करना, और देखिए हम डबल से बेसी हम कोई टारगेट ही नहीं देते हैं। दोस्तों जिस दिन अपडेट आया, दूसरे दिन सारी कायनात कल्याण ज्वेलर के बड़े बड़े टारगेट दे रही है, वहीं कल्याण ज्वेलर का टॉप बना है, और ऊपर से 100-150 रुपया 3 या 4 दिन में 700 का स्टॉक साफ हो गया, साफ। और फ्यूचर का स्टॉक सोचिए कितने लोगों की वाट लगी होगी, कितने लोगों की वाट लगी होगी। अब वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी या कल्याण ज्वेलर की ग्रोथ स्टोरी पे वो विश्वास करेंगे? सोचिए, ये है स्टॉक के नाम के पीछे भागेंगे ना, तो ऐसे स्टॉक पहना दिए जाएंगे आपको। अभी और एक बहुत बड़ा स्कैम या बहुत बड़ा तरीका चल रहा है। कोई भी ब्रोकर का मन हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो फॉरेन का हो, क्योंकि उसकी जवाबदेही तो है नहीं, वो एक रिपोर्ट निकाल देगा, बस उसका इतना काम है कि हमने इस पर अपनी रिसर्च शुरू की है, काम शुरू किया, ये हमारी रिपोर्ट आ गई, हीरो होंडा ये उस रिपोर्ट वाले को समझ में आ गया, तो हीरो होंडा का 3000 का वो टारगेट 3500 दे देगा। अब मेरे जैसे पागल को समझ में आएगा, मैंने भी कैलाशपूजा.com ने एक रिपोर्ट निकाल दी, हीरो होंडा का टारगेट 2500 रुपया, बस। और हम सब सारे ट्रेडर, सारे बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, साले नहीं, सारे ट्रेडर उस रिपोर्ट को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे सामने वो रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। फलाने ब्रोकर ने रिपोर्ट कवरेज चालू किया, ये एक नया वर्ड है, फलाने ब्रोकर ने कवरेज चालू किया है, और इसका ये टारगेट, ये सुबह से पढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे पंडित जी कथा पढ़ते हैं।
और उसके बाद हम और आप क्या होगा, दे दनादन उस स्टॉक को। अगर रिपोर्ट अच्छी है तो लेने चले जाएंगे, रिपोर्ट खराब है तो बेचने चले जाएंगे। और 3 दिन बाद आप देखिएगा वो स्टॉक अच्छी रिपोर्ट है तो और बुरी रिपोर्ट है तो वो वहीं आके खड़ा हो जाएगा। जिस दिन अपडेट आया टीवीएस मोटर का बिक्री बहुत जबरदस्त, उस दिन उछला। और वो जो महीने का सेल फिगर आया वहां से 200 रुपया नीचे है। रिपोर्ट आ गई थी टीवीएस मोटर पे, 200 रुपया टीवीएस मोटर नीचे है। अब रिपोर्ट लेके जिसने ले लिया वो तो टीवीएस की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करो, रखो 5 साल, किसको बर्दाश्त है। ये सारी बातें आज छुट्टी के दिन, बहुत बड़ा वीडियो 40 हो गया, अभी खत्म नहीं होगा, 40 मिनट हो गई है, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। आ जाइए दोस्तों, ट्रंप अंकल अभी बैठे नहीं हैं, अब बाजार की आगे की बात बता रहा हूं। अब बहुत ध्यान से जो सुनेंगे तो आपका क्या फायदा नुकसान होगा मुझको नहीं मालूम, अपने अनुभव अपने विचार रख रहा हूं। अच्छा लगे सुनिएगा, समझिएगा, फिर कुछ काम करिएगा। ट्रंप अंकल अभी तो बैठे ही नहीं है। 20 को तो कसम खाएंगे, जैसे पुरानी पिक्चरों में कसम खाते हैं, मां मैं तेरी चिता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। अभी तो वो बैठे ही नहीं है, उसके पहले ही हम इसको भी लेंगे, हम उसको भी लेंगे, हम इसको भी मिलाएंगे, उसको भी मिलाएंगे, चालू हो गया है। उन्होंने अपनी वो क्या क्या करेंगे उसका एक झलक ट्रेलर उन्होंने दिखाना शुरू किया है, जिसका असर कल रात को डाउ जोन 600, नास्डैक 400, गिफ्ट निफ्टी 200 साफ, S&P 100 साफ। ये तो उनकी शुरुआत हुई है अभी। जैसे हमारे यहां घरों में जब शादी की डेट निकल जाती है ना, कि भाई 20 तारीख को शादी होगी, उसके पहले 4-5 दिन पहले रस्म रिवाज शुरू हो जाते हैं, हल्दी मेहंदी गीत फलाना ढिमकाना। हमारे मारवाड़ियों में तो होते हैं, आप लोगों में भी होते होंगे। तो ट्रंप अंकल की तो ताजपोशी के पहले की ये रस्में शुरू हो रही है। इससे आप एक बात बहुत सावधानी से समझ जाइए, वो क्या करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे मुझको नहीं मालूम है। अभी तो उन्होंने पहला सगुफा छोड़ा है, पड़ोसी देश कनाडा को बोल दिया मेरे में मिल जा, नहीं तो किसी एक चैनल की या ग्रीन चैनल या किसकी बात कर रहे हैं, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेंगे। ये सब बातों से आप समझिए दुनिया पर क्या असर होगा। अभी तो वो बैठे ही नहीं है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिए। 11 तारीख आज हो गई, 12 खत्म, 8 दिन बचेंगे कल के बाद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको बोल रहा हूं 1 फरवरी से 8 फरवरी तक हमारे यहां 3 बड़े इवेंट हैं जो बाजार को कुछ इन्फ्लुएंस या बाजार को प्रभावित करेंगे। 20 तारीख के बाद का इन्फ्लुएंस बोल रहा हूं दोस्तों। कौन सा? 1 तारीख को बजट, हमारा सालाना बहुत बड़ा इवेंट। क्या क्या बातें बोली जा रही है, क्या क्या आएगा, कैसे उस पर एक्शन रिएक्शन होगा, 2-2 मिनट की एनालिसिस भी होगी, जैसे कल्याण ज्वेलर की हो गई वैसे एनालिसिस भी होगी। ठीक उसके बाद 4-5 तारीख को 6 तारीख तक आरबीआई की नए गवर्नर साहब की पॉलिसी भी आएगी। और ठीक उसके बाद 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट भी आएंगे। ये दिल्ली विधानसभा वाले कितना प्रभावित करेंगे मुझको नहीं मालूम, लेकिन लास्ट 2-3-4 विधानसभा के रिजल्ट प्रभावित तो बाजार को किए ही हैं।
इन पर ध्यान रखिएगा। तो यहां से लेके अगला 1 महीना मैं तो जो टेक्निकल लेवल मुझको दिखेगा वो आपको बता दूंगा। कल तक का जो मूवमेंट देखा हूं, और एक नजर, मैं डेटा अभी तक नहीं लिया, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन ये मुझको लग रहा है नवंबर का लो 23,200 कितना का है, वो तो शायद टूटेगा नहीं, तो उसके आसपास तो हम चले गए। मान लीजिए मैं बिना डेटा लिए हुई बोल रहा हूं, 23,263 की मैं बात कर रहा हूं, और हम बंद है 23,526 पर। तो 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे तो 326, 263 बचे हुए हैं। तो कितना बचता है दोस्तों? ये टूटना मेरे को लगता है, ये टूटने के बाद नीचे की तरफ फॉलोअप कितना जाता है, ये बाजार का अगला ट्रेंड डिसाइड करेगा। और इसके साथ अभी इस 20 दिन के अंदर हमारे बहुत से रिजल्ट भी आएंगे। देखिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है, उन सब से आपका क्या फायदा होगा? एक ठेला चलाने वाले की 3 पीढ़ी ठेला चला रही है, उसको क्या फर्क पड़ता था इंडिया की इकोनॉमी कभी 2 पे भी रही होगी, कभी 10 पे भी रही होगी, और आज 6 पे भी है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? एक सड़क पर रेहड़ी लगा के उसकी 2 पीढ़ी सब्जी बेच रही है, या चाय बेच रहा है, या वो पानी पूरी बेच रहा है, उसको क्या मतलब है $58 हो जाए या $86 हो जाए? आप लोगों को याद है ना, $86 पार कर रहा है। ये भी मामूली बात नहीं है, बहुत असर डालेगा। 86 का डॉलर बहुत चीजों को असर करेगा, और बहुत सी बातें इस डॉलर पर हुई है पहले। अब भी कोई आपका ध्यान डॉलर पे नहीं ले जा रहा है। बैंकों के भाव जो हो रहे हैं, उसको देख के मैं डर रहा हूं, बहुत डर रहा हूं। मेरे डरने से कुछ नहीं होगा। और इसमें भी मैं सुना हूं, कल या परसों लोग बोल रहे हैं स्टेट बैंक यहां से कम 20 से 30% का उछाल मारेगा। मार सकता है, अभी तो गिरना ही नहीं रुक रहा है। पिछला 700-600 का कितने का लो था, उसको तोड़ने की तैयारी है। कल सोमवार को तो बाजार के भाव देखिए, अगर ये 200 पॉइंट नीचे ही निफ्टी खुलती है तो शेयरों के भाव देखिए, यहां से कब डबल होंगे? होंगे डबल जरूर, मैं भी बोलता हूं 3 गुना भी होंगे। इसके उदाहरण भी आपको दे रहा हूं। आ जाइए दोस्तों, अब इस एपिसोड के फाइनल क्लाइमैक्स पर आ जाइए। इतनी बातें बता दिया, पीछे की, आगे की, प्रेजेंट, ट्रम्प साहब, रिजल्ट, बजट, आरबीआई, इन सब आपके दिमाग में अगर आप एडजस्ट करके इन पे सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो अपने अपने शेयरों पर सोचिए। अब देखिए, जो बात बोल रहा हूं खूब ध्यान से सुनिएगा, आगे चीज अभी डरावनी है। ये मुझको लगता है, मैं नहीं डरा रहा हूं, मैं डर रहा हूं इसका मतलब आप डरेंगे। मैं डर रहा हूं तो मेरे घर वाले ही नहीं डरते हैं। आप डरोगे तो आपको कौन समझाता है? ना ना, डर मत बेटा, वहां कुछ नहीं है। नहीं नहीं, डरना क्या बेटा, डर मत। अगर घर का कोई बच्चा भी डरता है तो उसको यही समझाते हैं ना, ना ना डर मत बेटा, भूत होता थोड़ी है, भूत नहीं होता बेटा, देख वहां कुछ नहीं है, देख वहां, वो बच्चा बोलता है वहां है, ना ना ना, वहां कुछ नहीं है बेटा, डर मत। तो घर में एक बच्चे के डरने की चिंता फिक्र किसी को नहीं होती है, तो प्रदीप सुरेखा के डरने के आप मत डरिएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, बैंकों के जो भाव हैं और जिस तरीके से गिर रहे हैं, मैं फिर इनमें बैंकों के प्रति मैं फिर थोड़ा गलत साबित हो रहा हूं। इतनी गिरावट मुझको नजर नहीं आती थी। मेरे पास 1 या 2 बैंक के शेयर होंगे, थोड़ा डर रहा हूं। तो अभी तो कुछ डरावनी पिक्चर तो आगे है। अब यहां से अर्निंग, ट्रंप अंकल, बजट, आरबीआई, दिल्ली का इलेक्शन,
इकोनॉमी, इन सब को ध्यान में रखते हुए अब आ जाइए मेरे को और आपको क्या करना चाहिए, या मैं क्या क्या सोच रहा हूं एक रिटेलर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, सोमवार को तो बाजार में देखिएगा बहुत सी डरावनी बातें, और अब नीचे के जो टारगेट आएंगे वो 22,000 के नीचे भी आएंगे, और 22,800 की तो बात शायद मैं भी सोमवार को शायद कर दूंगा, अभी नहीं बोल रहा हूं, शायद कर दूंगा। लेकिन आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को अब 21,900 मतलब 22,000 के नीचे के भी टारगेट, अभी तो 1,500 पॉइंट नीचे है हम, ये टारगेट आपको सोमवार को भी शायद मिल जाए कि नहीं नहीं अब तो 22,000 के नीचे भी हम जाएंगे, ये मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। आश्चर्य मत कीजिएगा। अब एकदम सीरियस नोट पर मैं अपनी तरफ से आपका अपना होके जो सब कुछ मैं इस 23 साल में देखते हुए आया हूं उन सब के अनुभव से आपको बताता हूं, अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं पैनिक मत होइए। अब पैनिक होके क्या होगा, अब पैनिक मत होइए, जो है उनको रखिए। मैंने ऐसे ऐसे शेयर देखे हैं, मैं पहली बार किसी 101 स्टॉक में काम किया था, पहली बार उस स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, पहली बार मैंने किसी एक स्टॉक में, पहली बार का मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी का पहला, मतलब मेरे कैरियर में उस स्टॉक को मैंने पहली बार काम किया था 165 रुपया में, दूसरे तीसरे दिन ही वो स्टॉक 190 रुपया भी हुआ। मेरे को थोड़ा और ज्यादा लग रहा था, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं की, बाद में वो स्टॉक गिर करके दोस्तों सिर्फ 67 रुपये तक आया है। 165 का मैंने 90 में भी बुक नहीं किया, लॉस भी बुक नहीं किया, बहुत छोटी सी क्वांटिटी थी, स्टॉक 67 रुपये तक आ गया। 67 से जब स्टॉक दोबारा चला तो दोस्तों घबरा के कि भाई अब इसको रिशफल कर ले, मर जाएगा, ये हो जाएगा, पैनिक में उस स्टॉक को मैंने 80-82 रुपये में काट दिया, यानी 50% का लॉस बुक कर लिया। वहां से वो स्टॉक जो चला सीधा जाके वो रुका है दोस्तों 227-28 रुपये पर वापस, मतलब वहां से 3 गुना हुआ। तो अगर वैसा स्टॉक आपके पास है, वो मेरा पैनिक में ही कट गया, कम पैसा, आपके आपके भी कटेंगे, मेरे लाख बोलने के बाद भी कटेंगे, लेकिन अगर पैसेंस रख लेंगे तो चाहे 1 महीने में आए चाहे 3 महीने में आए, देखिए अभी अगर आप 30% का लॉस बुक कर लेंगे तो 30% पैसा कमाना यहां से आपके लिए फिर मुश्किल होगा, क्योंकि जो स्टॉक आप लेंगे उसकी गारंटी नहीं है कि वो भी 20% नहीं गिरेगा। क्या अगर आप लॉस बुक करके पैसे को संभाल सकते हैं तब तो बेच दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, सारे हालात को 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 6 सप्ताह लगे, तब तो बैठ जाइए। नहीं तो एकदम जो भी पोर्टफोलियो है रीशफलिंग के लिए सोचिए कि उससे बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत जल्दी 30% की रिकवरी देने वाला स्टॉक आपको मिले तो आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो पैनिक में आप कोई अच्छा स्टॉक मत बेचिए। ये अब बेचने के भाव नहीं है, ये लेने के भाव आ रहे हैं। आपको लगता था ये स्टॉक में मैं चूक गया, उस समय वहां से 40% बढ़ गया था और वापस वो 40% नीचे आ गया है, उसको लेने की सोचिए। लेकिन साथ में ये भी बोलूंगा, अब एक बार रुक जाइए। जैसे मैं पिछले 1-1.5 महीने से कोई पैसा नहीं लगा रहा हूं, ट्रेडिंग कॉल दे रहा हूं, शॉर्ट की भी दे रहा हूं, बाइंग की भी दे रहा हूं, देना मजबूरी है, क्या करूंगा, नहीं तो आप ही लोग बोलोगे सर पैसा दिया है कोई कॉल तो दीजिए, 3 दिन से कॉल ही नहीं आ रही है।
रोज अब इस बाजार में निफ्टी की क्या बात करूं। तो अब जो आपको बोल रहा हूं, पैनिक होके शेयर मत बेचिए। आपके पास जो भी कैश बैलेंस है उसको टाइट होल्ड करके रखिए। पैसेंस अगर है कि अब अगर मैं नया पैसा लगाऊंगा और वो स्टॉक भी 20% गिर गया तो कोई बात नहीं है, मेरा बिलीव है कि मेरे लिए हुए भाव से 40% ऊपर मिलेगा। मैं पहले चूक गया, तब उस स्टॉक में पैसा लगाइए। कई स्टॉक हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम लेने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अभी 2-3 महीने पहले किसी ग्रुप के ऊपर में बहुत पैनिक की बातें आई थी, उनका एक स्टॉक 1000 रुपया बिका। 1000 से महीने भर में ही वो स्टॉक 1300 बिक गया। कल उसका भाव 1150 भी आ गया। हो सकता है इस कबाड़ा में वो स्टॉक फिर 1050 पे आ जाए। मैं उस समय सोच रहा था 1050 में थोड़ा सा ले लूं, नहीं ले पाया। इस बार सोच रहा हूं कि नहीं, अगर मेरे पास या मेरे क्लाइंटों के पास जहां जहां भी पैसे होंगे, मैं 1000 और 1050 के बीच में, स्टॉक का नाम आप समझ रहे होंगे, मैं ले लूंगा। क्योंकि उस व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरे 1000 लेने के बाद वो 900 भी हो जाए तो उतना बर्दाश्त जो कर पाएगा या मैं कर पाऊंगा तो ही मैं लूंगा। क्योंकि मेरा बिलीव है जैसे ही बाजार थोड़ा सा टर्न करेगा वो स्टॉक तुरंत 1300 रुपया बिक जाएगा, तुरंत। एक चुटकी तुम क्या जानो प्रदीप बाबू, उस 1300 बिक जाएगा। 30%। इस टाइप के स्टॉक की लिस्ट मेरे पास है। या तो मैं रीशफल करूंगा, पैसे हैं तो मैं सोमवार से मैं भी यही चेष्टा कर रहा हूं, पैनिक में कुछ नहीं बेचूंगा, नए पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। जो है मेरे पास है, नए का मैं कमिटमेंट लोगों से करवा रहा हूं कि भैया पैसे तैयार रखो। कोई तैयार रखेगा बहुत अच्छी बात, नहीं रखेगा बहुत अच्छी बात। कुछ को मैं रीशफल, अब जैसे वो स्टॉक 1000 के आसपास आ गया, 1050 के आसपास आ गया, नया पैसा कोई नहीं लगाना चाह रहा और मेरे किसी और स्टॉक में 20-30% का लॉस है, तो मैं फिर उस स्टॉक को वहां पे उसमें टर्न कर लूंगा, ये जानते हुए भी कि 1000 का स्टॉक शायद 900 हो जाएगा, तो जो मैं 150 का ले रखा हूं वो भी तो नीचे हो जाएगा। लेकिन मेरा 150 वाला अगर आज 100 है तो मेरा 100 वाला 150 होने में जो समय लगेगा उससे बहुत पहले ये 1000 वाला मेरे को कॉस्ट उस स्टॉक की निकाल देगा। इस टाइप के कुछ मैं चेंज करने की चेष्टा अपने क्लाइंट को भी एडवाइस करूंगा, नियम के अंतर्गत ही करूंगा। नियम तो जितने कड़े हो रहे हैं उसमें मैं कितने दिन सरवाइव इस मार्केट में तो मैं रहूंगा ही अब, और दूसरा काम तो करूंगा नहीं। लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन से अपने आप को कितना, फिर मैं यूट्यूब भी कैसे बनाऊंगा, पेनल्टी देने यूट्यूब थोड़ी बनाऊंगा। अभी मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रहा हूं दोस्तों, मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने की इस उम्र में भी मैं कुछ दिनों में 67 प्लस हो जाऊंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, काम करते रहूंगा। बहुत ज्यादा यहां तनाव होगा तब मैं सरेंडर करने की सोचूंगा। आज ये सब बातें 1 घंटे का वीडियो आपको बना के दे रहा हूं, इसमें कुछ पास्ट, कुछ प्रेजेंट, कुछ फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पूरा सार यही बता रहा हूं, कोई आपका सगा नहीं है। 2 मिनट की एनालिसिस पे जाइए मत, दर्पण वाले को संवारने की चेष्टा मत कीजिए, खुद को संवारिए, पैनिक में माल बेचिए मत, नए पैसे को टाइट पकड़ के रखिए, मौके बहुत मिलेंगे।
अगर 23,260 टूटने के बाद फॉलो अप नीचे का आया तो थोड़ा बहुत या कितना बहुत हम गिरेंगे वो टाइम टू टाइम हम बात करेंगे। या तो रीसफल करिए या चुपचाप बैठिए, नए पैसे यही सोच के लगाइए जो मैंने एग्जाम्पल दिया। 165 का स्टॉक मात्र 67 और 67 से 227 ये इस बाजार में होते हैं। वैसा स्टॉक सिलेक्शन, वैसी समझ, वैसा पैसेंस आपको अपने में होना चाहिए। नहीं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को खोजिए। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की कोई गारंटी नहीं है। एक अपडेट आ गया, ले 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 ले, एक अपडेट आ गया, बेच दे बेच दे बेच दे। ये 2 मिनट की एनालिसिस में सावधान रहिए, बस इतना ही बता रहा हूं। और ये जो 5-5 साल 7-7 साल 10-10 साल पहले के स्टॉक की बात बताएंगे तो प्रदीप सुरेखा ने तो अरविंदो फार्मा मात्र 69 रुपया में रिकमेंड किया था। दारू की कंपनी मैकडोवेल 59 रुपया में अपने दोस्त को दिलाया था और उसके पास आज तक है। प्रदीप सुरेखा का बिक गया मजबूरी में, मेरे एक फ्रेंड के पास आज तक मात्र 59 रुपया का मैकडोवेल पड़ा है। तो इन सब बातों में कोई आनी जानी नहीं है। 2002 का बाजार कुछ और था, 2012 का कुछ और था, 2022 का कुछ और है और 2027 का कुछ और होगा। बातों से बाजार नहीं चलेंगे दोस्तों। खूब ध्यान से आज का वीडियो बोला हूं, सुनिए, समझिए, कुछ भी लिखिए। मैं तो अपने आप को ही संवारूंगा। मैं ये समझूंगा दर्पण में सामने वाला आदमी है, उसको मैं कहां तक संवारूंगा। बहुत सी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। सोमवार सुबह निफ्टी के फाइनल लेवल लेकर के आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।